सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड तो आई थिंक वॉइस प्रॉपर आ रही है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग करने वाले हैं निट्टो सीरीज़ के जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उनका रिवीजन अपने CGL Tier 2 के लिए, है ना। और कैसी क्या आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है Tier 2 की? हाँ जी। ओके आशुतोष, फीडबैक टेकन। सर आपकी वॉइस को कोई रोक सकता है क्या? मेरी वॉइस इज़ लाइक एल्विश भाई, कोई रोक सकता है क्या? क्यों? सर अब आराम कर लो, बार बार नोटिफिकेशन भेज के बुला लेते हो, रहा नहीं जाता आपसे मिलने बिना चाह। डिस्प्रेशन में हूँ सर, मेंस रिगार्डिंग दीपक दुबे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमसे तो फिर बात करना भी सही नहीं है ना, तुम डिस्प्रेशन में हो भी। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मॉक्स में नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। चलो लास्ट में देख लेंगे जो भी आप लोगों की दिक्कतें होंगी। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन रहने वाला है। 7th आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था, मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर में ही करना है, हम लोग रैंडम कोई भी लेक्चर पिकअप करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 था ये, एंड इसका पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान इज करेक्ट। तो वी ऑल नो कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1956 में और कब तक चला था? 1961 तक। इसका गोल क्या था? इसका गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसका मेन गोल था। और इस गोल के तहत यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे। ध्यान रखना पूछता है कितने? 3 ये सेटअप किए गए थे। तो भिलाई नहीं है, भिलाई है आपका ये, ठीक है। तो एक तो भिलाई का स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, एक दरगापुर है वेस्ट बंगाल में, और एक राउरकेला है उड़ीसा में। किसकी हेल्प से सेटअप किया था वो भी आपको पता होना चाहिए। गोल क्या था? 4.5%। अचीव कितना किया? 4.27%, ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये किसके मॉडल पे बेस्ड था? PC महालनोबिस, जिनको कि हम जिनके बर्थडे पे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, यानी कि भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, उनके मॉडल पे बेस्ड था ये, ठीक है। ये सोशलिस्ट ओरिएंटेड था। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये इसके मेन गोल्स में था। अब यहाँ पर PC महालनोबिस की रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सबसे पहले नेशनल इनकम का फॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट देने वाले PC महालनोबिस जी से थे। इनको इंडियन प्लानिंग का चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है PC महालनोबिस जी को। पहली बार सबसे जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, नेशनल इनकम हो यानी राष्ट्रीय आय हो, या फिर आपकी पोवर्टी लाइन हो, वो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी जी के भी रिगार्डिंग आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मॉर्निंग में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, एंड दैट वाज रिगार्डिंग कि सर पर्सनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम नेशनल इनकम, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम से, तो उसमें हम नेशनल इनकम में पहले तो घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, ठीक। ऐड करेंगे एनी काइंड ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब हो गया जैसे सब्सिडी, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, गवर्नमेंट जो यूनिलेटरली ट्रांसफ़र करती है, उसके लिए हमने कोई गुड या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे हैं, हमें बस ऐसे ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। माइनस जो आपके कॉरपोरेट टैक्सेस होंगे, ठीक है, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, कॉरपोरेट टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर कभी रेंट वगैरह आता है तो रेंट वगैरह को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं नाउ। अब पर्सनल इनकम से हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? तो ये जो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसको हम प्रयोज्य आय हिंदी में बोलते हैं, उसको निकालने के लिए पर्सनल इनकम से आपको
टैक्सेस घटा देने होते हैं। कौन से टैक्सेस? मेनली जो आपके इनकम टैक्स वगैरह होते हैं उनको आपको घटा देना होता है। तो जो आपके हाथ में टैक्स वगैरह भरने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जिसपे कि आई थिंक क्वेश्चन भी आया था आपके पिछले वाले सीजीएल मेंस पे। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था? VK RV राव जी ने दिया था नेशनल प्लानिंग का। ठीक है, और VK RV राव की जगह रिगार्डिंग ध्यान ये रखिएगा कि इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर और अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग आप सारे फैक्ट रिकॉल करिए जल्दी से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, रस्ट कोफ्तार, ठीक है, एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही थी। इसके अलावा इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और वो आपको पता है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ये एक मेंबर भी थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अप्रॉक्स 6th सेंचुरी BC। तो अर्बन सेंटर्स के बारे में यहाँ पर कोई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ऑल ऑफ देम डेवलप्ड अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ महाजनपद। तो जितने भी अर्बन सेंटर्स थे वो कैपिटल से एकदम दूर डेवलप हुए थे। आप खुद भी सोच सकते हैं कि किसी भी एक महाजनपद में 16 महाजनपद थे, उनमें से किसी एक महाजनपद में भी एक अर्बन सेंटर भी अगर कैपिटल के पास हो गया होगा तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन काइंड ऑफ ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये लॉजिक यहाँ पे लगा है। ऐसा नहीं कि ऑल एंड, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ऑल, नेवर, एनी, नन, ठीक है, ये जो भी एक्सट्रीम कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली गलत होते हैं। आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, जनरली आपको गलत मिलेगा ये, लेकिन आपको पहले देखना है कि भाई वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। ठीक है, कई बार क्योंकि एक्सट्रीम कीवर्ड स्टेटमेंट जो कंटेनिंग जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी सही हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जनरली गलत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको तुक्का लेना, गेस लेना, तो आप ले सकते हैं कि भाई वो सही नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले बात तो आप लॉजिकली सोचिए। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह के स्टेटमेंट क्या होते हैं? जर्नलिस्टिक टाइप होते हैं, कहीं पे सच डेटा फैक्ट एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड, भाई जो मेजर टाउन्स होंगे वो ऑब्वियस ही बात है भाई, आज भी तो यही होता है, जो रूट ऑफ कम्युनिकेशन होता है वहीं तो मेजर टाउन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बेंगलोर में कोई रूट ऑफ कम्युनिकेशन बेकार है, मुंबई में बेकार है ना, कलकत्ता में बेकार है। तो जो मेजर टाउन्स होते हैं वहाँ पे तो आपके जो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहीं पर लोकेटेड होते हैं। मैनी व बसलिंग सेंटर्स, कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ कल्चरल, अगेन अगर हम देखें तो मैनी वर बसलिंग सेंटर्स, कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल। तो अगर हम पहले तो ये पहले को एलिमिनेट करें, हाउ मेनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कितने स्टेटमेंट सही हैं? तीसरे भी अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर भी कोई डेटा फैक्ट एक्सट्रीम कीवर्ड दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो ये भी जर्नलिस्टिक टाइप है कि मैनी वर बसलिंग, बहुत सारे थे। अगर यहाँ पे लिख देता ऑल वर या नन वर तो उस केस में वो एक्सट्रीम की स्टेटमेंट हो जाता, बट यहाँ पर नहीं, तो 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम महाजनपद के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, किसकी कैपिटल क्या थी। अब मैं, ठीक है, उसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप देख लीजिए, आपको जो नहीं आती है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो आपको नहीं आती है। महाजनपद कहाँ मेंशन थे? तो जो हमारा अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो दीघ निकाय। ठीक है, यहाँ पर जो जैन टेक्स्ट था भगवती सूत्र। ठीक है, इससे पहले ही जनपद के बारे में मेंशन कर दिया गया था, कहाँ पर? जो हमारी पनिनी अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी उसमें, ठीक है, जो कि एक संस्कृत ग्रामर पे टेक्स्ट है। अच्छा, ये बताएंगे कि राज तरंगिणी किसने लिखी है? राज तरंगिणी ये किसने लिखी है और कहाँ की हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है इसमें? हरनका डायनेस्टी के बारे में कुछ फैक्ट है। हरनका डायनेस्टी आपको पता है कि जिसने सबसे पहले मगध पर शासन किया, और मगध जो है इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था मगध। क्यों था? बिकॉज हमें पता है इसकी जो लोकेशन है, इट वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, साउथ ऑफ गंगा रिवर, या फिर अगर हम बात करें गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी बीच में लोकेटेड था यह मगध। और यहाँ पर सबसे पहले जो डायनेस्टी का रूल था दैट वाज हरनका डायनेस्टी। देन इसके बाद आपकी शिशुनागा डायनेस्टी भी आई, शिशुनागा। देन इसके बाद नंद डायनेस्टी आई, महापद्मानंद ने इसको सेटअप किया, इस्टेब्लिश किया, और धनानंद लास्ट रूलर थे। इसके बाद आई थी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, देन इसके बाद आई थी शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद आई थी कनवा डायनेस्टी, और कनवा जो डायनेस्टी है उनको ही बोलते हैं शुंग भृत्या के नाम से, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ द शुंगास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2, आप आंसर मत देखो, आप पहले खुद से मैच करने की कोशिश करो कि आप क्या क्या मैच करते हो, देन मैच करो कि भाई आपने सही मैच किया या नहीं किया।
ठीक, कुछ ज़्यादा मैच हो गया यहाँ पर। काल्हान कश्मीर बिल्कुल सभी का सही है। आकाश, अनुष्का, जगदीप, ऋतु, दीपक, अनमोल। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ग्रेफाइट क्या है? इट इज़ अ नॉन डिराइव फ्रॉम द नॉन मेटल, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, बट जो ग्रेफाइट होता है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। वही डायमंड जो अगेन एक कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन का एलोट्रोप है, प्रूफ है, वो इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। क्यों? बिकॉज डायमंड में एक कार्बन आटम 4 अदर कार्बन आटम से बॉन्डेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं ग्रेफाइट में एक कार्बन आटम 3 अदर कार्बन आटम से बॉन्डेड होता है। फुलरीन की अगर बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बकमिंस्टर फुलरीन है। इट इज़ फुटबॉल शेप्ड और सॉकर शेप्ड, और इसमें टोटल नंबर ऑफ 60 कार्बन के एटम्स होते हैं जो फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर वुड बी वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बट जो ग्रेफीन होता है इट इज़ द थिनेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। आपको लग रहा होगा ये हार्डेस्ट, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो मतलब देखो ग्रेफीन जो है इट इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग, इट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। तो ग्रेफीन जो होता है थिनेस्ट होता है एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, ठीक है। बाकी कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं, जहाँ पर ये लॉन्ग चेन्स बनाता है कार्बन 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 की। एलोट्रोप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ों के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं अगला, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एटॉमिक मास बताइए कार्बन का जल्दी से, और किस कार्बन के आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं रॉक की एज निकालने में। किस कार्बन के आइसोटोप का यूज़ करते हैं, और किसको हम ट्रीट करते हैं गोइटा के ट्रीटमेंट में, किसको हम ट्रीट करते हैं यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब जो आइडियल होती है वी ऑल नो इट इज़ अ जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन क्यों है ये जिग जैग लाइन है? बिकॉज इसको क्रॉस करते ही टाइम चेंज हो जाता है। तो जो भी हमारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड अगर वहाँ से पास हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेफ्ट साइड में छोटा सा आइलैंड है, लेफ्ट साइड में कुछ और डेट हो रही, राइट साइड में कुछ और डेट हो रही, तो ईस्ट वेस्ट डिफ्लेक्टेड है। बट ये अटलांटिक ओशन से सराउंडेड नहीं है, बल्कि किससे सराउंडेड है आप कमेंट में बताएंगे। कहाँ पर आइडियल्स कहाँ से पास होती है? द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज़ अर्लियर दैन द वेस्ट। तो एक्चुअल में जब हम इसको ईस्टवर्ड क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डेट लूज होती है, डे गेन होता है, दिन एक्स्ट्रा मिलता है। आप इस तरह से समझो जैसे आज हो रहा है 20th दिसंबर, अब आप कहीं पर गए वहाँ पर 19 दिसंबर हो गया तो डेट कम हो गई ना आपकी, आपका डेट का लॉस हो गया, 20 से 19 हो गया, लेकिन आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिल गया। अब आप फिर से पूरा ये 20 दिसंबर वाला दिन जियोगे बढ़िया कायदे से, तो ये क्या हो गया, ये डे गेन बोलते हैं इसको। डेट लॉस और डे गेन आर दी सेम थिंग्स। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट उस हिसाब से सही हो जाएगा। आइडियल जो होती है जिगजैग लाइन होती है, वहीं पर अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम दैट इज़ GMT विच इन शॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, ये जो लाइन होती है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और आइडियल जो पास होती है ये पास होती है पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ट्रिक क्या है? पैसा। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, देन अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। कार्बन की अगर बात करेंगे तो 12 इसका एटॉमिक मास होता है। C14 को यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में, ठीक है, रॉक की एज निकालने के लिए। आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ करते हैं यहाँ पर गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन यू शुड नो इज़ अ मेटल, सॉरी इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ अ लस्चरस मेटल, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं मैलिएबल, विच मीन्स दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, पतली पतली चादर में इनको पीट पीट के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू लॉन्ग वायर्स, इनको लंबे लंबे तार में तब्दील किया जा सकता है। दे आर सोनरस, सोनरस मीन्स व्हाट, कि भाई दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, यानी कि टन टन की आवाज़ करते हैं। ये लस्टरस की अगर बात करें तो दे हैव शाइनिंग। तभी हम अच्छा कमेंट करके बताइए कि जो मिठाई में वो चांदी की परत यानी सिल्वर का जो अर्घ चढ़ाते हैं तो उसमें किन 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है। प्राइम मेरिडियन की अगर बात करें तो इसके अलॉन्ग यहाँ पर हमारा टाइम डेट हम डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट जो है इसका फासला होता है 4 मिनट का, तो 15 डिग्री में कितने का होता है? 1 घंटे का हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए किस तरह से टाइम निकालते हैं। इसी फंडे का यूज़ करके हम बोलते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ IST है, इट इज़ 5.5 आवर्स अहेड, 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
फ्रॉम GMT दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चांदी के अर्क की बात करेंगे तो चांदी के अर्क में यूज़ किया जाता है एक तो मैलेबल प्रॉपर्टी को और लस्टरस प्रॉपर्टी को। एक तो उसको पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है और वो लस्टरस होता है, दैट इज़ उसमें शाइनिंग देखने को मिलती है। बाकी जो यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं इनको आप एक बार देख लेंगे, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं। एंड हमें पता है कि हर लॉन्गिट्यूड हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है, बट हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर विच इज़ 111.31 किलोमीटर। इट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। और मिनिमम होती है पोल्स पे, जो कि कितनी होती है, 0 होती है, बिकॉज सारे जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सब जाके पोल्स पर मिल जाते हैं, बी द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। एंड यू शुड रिमेंबर दिस दैट there are total number of 360 longitude and each longitude is a great circle but only one latitude is a great circle। यानी कि सारे जो हमारे देशांतर वो महानवृत्त होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही अक्षांश है जो महावृत्त होता है, और वो कौन सा लैटिट्यूड आपका ग्रेट सर्कल होता है आप बताएंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी तत्वबोधिनी पत्रिका इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में सही है? एक बार 181 समझा दो। 181 इस तरह से होते हैं। ठीक है, 181 इस तरह से होते हैं, जैसे ये आपका 0 डिग्री है विच इज़ द इक्वेटर विच डिवाइड्स द एंटायर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर है आपके 90, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करके 90 तक जाएंगे। 90 डिग्री नॉर्थ इसको बोलते हैं। 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 4 5 6 7 8 टिल 90 डिग्री साउथ, राइट। तो 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, दैट मीन्स 180 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। एंड जो सेंटर में है, जो बीच में है, उसको भी आपने जोड़ना होगा 181, राइट। आगे बढ़ते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये किसने स्टार्ट किया था? एक्चुअल में तत्वबोधिनी सभा स्टार्ट हुई थी बाई देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1839। यू शुड नो दिस। 1839 में तत्वबोधिनी सभा स्टार्ट की गई थी एंड तत्वबोधिनी पत्रिका भी अलॉन्ग विथ निकाली गई थी बाई देवेंद्रनाथ टैगोर। अब वैसी बात है, वो बंगाली थे तो बंगाली लैंग्वेज में ही निकालेंगे। हेयर यू शुड ऑल्सो रिकॉल दी आत्मीय सभा विच वॉज फॉर्म्ड इन 1815 बाई Raja Ram Mohan Roy, which was later converted or changed in 1828 into the Brahmo Samaj, which was merged in 1859 with तत्वबोधिनी सभा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि तत्वबोधिनी सभा को मर्ज किया गया था 1859 में। ठीक है, ठीक है, मर्ज किया गया था विद ब्रह्मो समाज। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। और बाकी तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोलते हैं। राजा का टाइटल अकबर दी सेकंड ने दिया था। इन्होंने संबत कामती लिखी थी, मिरातुल अखबार लिखा था, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म लिखा था, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, एंड ही वॉज दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज इन्वाइटेड, ही वॉज इन्वाइटेड बाई नो ही हैज़ इन्वाइटेड केशव चंद्र सेन, यानी इन्होंने इनवाइट किया था केशव चंद्र सेन को, और बाकी बाद में इन्हीं के साथ ही डिफरेंसेस हो गए थे, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर लेके चले गए थे अपनी आदि ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रार्थना समाज 1867 में बना था। आत्माराम पंडुरंग, दादोबा पंडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था जरा बताएंगे? हु फाउंडेड दी रामकृष्ण मिशन एंड व्हेन? तो 1840 में परमहंस मंडली बना था। प्रार्थना समाज 1867 में, दोनों ही महाराष्ट्र में बने थे। दोनों ही जो आइडियल्स थे, जो गोल्स थे, वही सेम थे जो ब्रह्मो समाज के थे। क्या थे? एक तो मोनोथीज्म यानी कि एक भगवान की वर्शिप करो। ठीक है, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। ठीक है, एंड दे वर अगेंस्ट पॉलीथीज्म, वही बोल सकते हैं कि दे वर इन सपोर्ट ऑफ मोनोथीज्म, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, एंड और मैंने क्या पूछा था? रामकृष्ण मिशन। तो ये फॉर्म हुआ था 1 मई 1897। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर था, और स्वामी विवेकानंद जी ने इसको फॉर्म किया था, जिन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी, जो कि अभी CHSL मेंस में आपका क्वेश्चन भी बना था। राजयोग, कर्मयोग, इनकी कुछ बुक्स के नाम हैं। कमेंट में आपको बताना है कि बर्थ कब हुआ था, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ कब हुआ था 12 जन, और डेथ कब हुआ था 4 जुलाई को। ईयर्स आपको बताने जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट अ UCC दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? व्हाट?
आर्टिकल 181 समझाना है, चलो भी समझाते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता के बारे में बात करता है। 39 की अगर बात करेंगे तो इसको हम याद करते हैं, LDC गोज टू PHC। L is what? Livelihood. D, distribution of material resources. C, prevent concentration of wealth. P, equal pay for equal work. H, health. C, children. ठीक है। 39A में क्या है ये बताएंगे। 40 में क्या है, पंचायत है। 50 में क्या, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, तो ध्यान रखेंगे 12 जनवरी 18, काफ़ी लोग ने गलत लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, 1863, 12 जनवरी 1863। एंड जो डेथ हुआ था दैट वाज ऑन 4 जुलाई 1902। ठीक है, एंड रुकना यार, ठीक है, आई थिंक समवन इज देयर। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज करो, मैं आता हूँ भी, है ना। कर लिया रिवाइज। हाँ, 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे और 12 जनवरी को होता है नेशनल, सॉरी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ना। सर किडनैप हो गए क्या? चलो भाई, तो DPSP कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सोशलिस्टिक, लिबरल, इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन DPSP। कहाँ गया भाई ये? ये देखो, ये यहाँ पड़ा हुआ है और मार्कर कहीं चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? ये किडनैप हो गया, सो गया क्या? ये देखो, ये पेन जो है यहाँ पे है और चल कहीं और रहा है। ये सब क्या हो रहा है, हैं? ये है बेटा एप्पल लैपटॉप जो तुम लोग बोलते रहते हैं ना, घटिया है एक नंबर का। तो सोशलिस्टिक, लिबरल और गांधीयन। तो DPSP को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर कुछ गलत कार्य करके
क्या था अबे? दूध वाला आया था भाई, दूध लेने गए तुम लोग तो हर चीज़ में पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लड़ा देते हो। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज़ कंटेन इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसको रिजेंबल करते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के। ठीक है, देट सीक टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन स्टैब्लिश करना चाहता है? फंडामेंटल राइट। सोशल इकोनॉमिक ये है, ठीक है। एंड दे कैन बी ट्रेस बैक फ्रॉम द कराची रेजोल्यूशन एंड आयरलैंड से लिए गए। इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है एसएससी क्योंकि सीजल मेंस है, ठीक है। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछे होने के चांसेस हैं। अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी की अगर बात करें तो 42nd अमेंडमेंट से 4 डीपीएसपी ऐड करी गई थी, जिसको हम याद करते हैं कि गरीब यानी कि पुअर, गरीब मजदूरों के बच्चे, ठीक है, मजदूर यानी कि वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स, गरीब मजदूरों के बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, उनसे क्या करना है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करवाना है। तो पुअर क्या है यहाँ पर? आपका फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, एंड चिल्ड्रन की हेल्थ करना है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। ये क्या है आपका 39A, ये है आपका 43A। 43B है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, जिसको कि 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 97th अमेंडमेंट से आपका पार्ट नंबर 9B ऐड किया गया था। एनवायरनमेंट वाला किस में? आपका 48A में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ और तो नहीं छूट रहा है यहाँ पर? कुछ और तो नहीं छूट रहा है, नहीं, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसी से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर जो पार्ट है, फिर जो मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो हमने 1935 के एक्ट से लिया था, ठीक है। और कमेंट करके बताएंगे 42nd अमेंडमेंट से हमने कौन से 3 वर्ड्स जोड़े थे अपने इंडियन प्रियम्बल में। एंड आई थिंक किसी ने आर्टिकल नंबर 181 के बारे में पूछा था, है ना, 181 दिख रहा है कलर ढंग से। तो 181 किसकी बात करता है? कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन हो चल रहा होगा तब ये प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो प्रिसाइड नहीं कर रहे होंगे। कहाँ नहीं कर रहे होंगे? कहाँ की बात हो रही है? 181 आर्टिकल है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, विधान सभा में। मैंने जो वाइस प्रेसिडेंट वाला भी एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, ठीक है, जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अभी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं रिमूवल का रेजोल्यूशन आया था राज्यसभा में, तो उसमें मैंने पूरा वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं आपको, ठीक है। तो पार्ट नंबर 9 जो है वो पंचायत के बारे में बात करता है, जिसको कि हमने ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 9A म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं की बात करता है, जिसको 74th अमेंडमेंट से ऐड किया। और पार्ट नंबर 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, जिसको कि हमने 97th अमेंडमेंट से ऐड किया। इज़ दैट क्लियर? अगर हम बात करें कि हमने प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड्स जोड़े 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो दीज वर सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को हमने प्रियम्बल में जोड़ा। एंड प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। DNA replication takes place when chromatin is opened up. Chromatin itself organizes itself into rod-shaped chromosomes before cell division. Both pro and eukaryotes have the same process for the cell division. तो तीसरा वाला गलत होगा बिकॉज दोनों के लिए अलग अलग होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं जिनमें की हमें देखने को मिलती है क्या? ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलती है। यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। प्रो और यूकैरियोट में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज राइबोसोम, आपको ध्यान रखना है, दिस इज कॉमन। सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है, साइटोप्लाज्म कॉमन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेल डिवीजन जब होता है तो जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है, ये आपका जो होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्रोमोजोम में बदल जाता है। क्रोमोजोम की अगर हम बात करेंगे तो क्रोमोजोम वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होता है। XX फीमेल होता है, XY आपका मेल होता है, ठीक है। और ये चीज़ तो आप ध्यान में रखेंगे। प्लस सेल डिवीजन हमारा कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है, एंड दैट इज़ माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक जो पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, और मायोसिस में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है दैट इज़ ऑफ डाइप्लॉइड नेचर, वही मायोसिस में जो बनती है दैट इज़ ऑफ हैप्लॉइड नेचर।
सेल साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहले G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है एंड M फेज़ होता है। G1 फेज़ को हम बोलते हैं सेल ग्रोथ फेज़, जहाँ पर सेल ग्रो करता है, सेल ग्रो करता है। देन उसका डीएनए जो एस फेज़ होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसी को हम इंटरफेज बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेट होता है इसी पर्टिकुलर स्टेज में जो डीएनए सिंथेसिस फेज़ होता है। देन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस G2 होता है। देन उसके बाद माइटोसिस हो जाता है, जिसको अगेन हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकिनेसिस। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जहाँ पर ये वो प्रोसेस होता है जिससे डीएनए जो है वो खुद की कॉपी बनाता है, जो डॉटर डीएनए होता है। और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है, द प्रोसेस वेयर ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ वन ओरिजिनल स्ट्रैंड, एक तो पेरेंट से आएगा, ठीक है, एक तो डीएनए, और दूसरा जो है नया होगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसमें एक जो स्टैंड होगा वो नया स्टैंड होगा, इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, जीन, ठीक है, जीन होता है। जीन इज काइंड ऑफ सेगमेंट, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसका एक सेगमेंट होता है। डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है वॉटसन क्रिक ने डिस्कवर किया था, लेकिन मॉलिक्यूल फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। इसमें हमारा ATGC करके होता है, यानी एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करता है, और गुआमाइन जो होता है वो साइटोसाइन के साथ पेयर करता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें कुछ हमारे एंजाइम्स काम करते हैं, हीलियाकेस, पॉलीमरेज, प्राइमेस और लाइगेस। काम क्या होता है आप एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉन्च ऑफ NCM ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग सबसे पहले तो आपका रॉलेट एक्ट पास होगा, जिसको ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने 1919 में, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, जो सिडनी रॉलेट ने इसको मतलब एक तरह से कंपोज किया था। देन उसके बाद हुआ था हमारा क्या, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हुई थी, और उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दोनों हुए तो 1919 को थे, लेकिन पहले आपका जलियांवाला बाग था, रॉलेट एक्ट था, देन जलियांवाला बाग था, जिसके बाद हमें पता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने कैसर हिंद का टाइटल वापस कर दिया था, नाइटहुड वापस कर दिया था, और गांधी जी ने अपना कैसर हिंद का जो टाइटल है उसको वापस कर दिया था। लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस हुई थी, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले तो खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था, शौकत अली और मौलाना अली जो अली ब्रदर्स उन्होंने लॉन्च किया था 1919 में। उसके बाद गांधी जी ने 1920 में जाके NCM को लॉन्च किया था और उसको मर्ज कर दिया था विद द खिलाफत। और वापस कब लिया था जरा बताएंगे इसको, आपका जो NCM इसको वापस कब लिया गया था और क्यों लिया गया था, बताइए जल्दी से। अगला है हमारा, दैट इज 9th क्वेश्चन, फर्स्ट कॉइन्स इन इंडियन हिस्ट्री बेयरिंग द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय। तो भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र वाले पहले सिक्के किसने जारी किए थे। तो सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, और सबसे पहले वो कॉइन्स जिसमें कि नेम और इमेज थी रूलर की, दैट वर ऑल्सो इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स हम बोल सकते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट में जो गोल्ड कॉइन्स निकाले गए थे वो गुप्ताज के द्वारा निकाले गए थे, जिनके टाइम पीरियड को हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। प्लस सबसे अगर पूछेगा कि प्योरेस्ट फॉर्म के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो कब निकाले गए थे, तो प्योरेस्ट निकाले गए थे कुषाण के टाइम पे। कुषाण के जो रूलर थे कनिष्क, इन्होंने जो है निकाले थे इनके टाइम पे, जब इन्होंने ये थ्रोन पे बैठे थे 78 AD में। तो यहाँ से शक संवत की शुरुआत हुई थी। कुषाण के पहले रूलर कौन थे, कुजुल, आपको ध्यान रखना है, कटफिशस, कुजुल कटफिशस, देन विमा कटफिशस, देन आपके कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करी गई थी। यहाँ पर मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं खुद ही भूल गया क्या क्वेश्चन था, वापस क्यों लिया गया था। तो वापस 1922 में, ठीक है, 1922 में जो आपका चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 4 Feb 1922 को, चौरी चौरा इंसिडेंट, इसकी वजह से वापस लिया गया था। जो गोरखपुर में गांव था वहाँ पर वायलेंस हो गया था। देन इसके बाद 1923 में जब, क्योंकि गांधी जी जेल चले जाते हैं 1922 में, तो एक डिवीज़न क्रिएट होता है कांग्रेस में। एक तो प्रो चेंजर्स बोला गया, जिन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, और एक को बोला गया नो चेंजर्स, जिन्होंने जो अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे अभी तक, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क को कंटिन्यू रखा, और जो बॉयकॉट है उसको कंटिन्यू रखा। प्रो चेंजर्स ने बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट को हटा दिया, एंड दे entered the council with a motive of ending or mending the councils. क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक ये हो चुका है। कुषाण ने जो है, कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पर लीड किया था, हेड किया था। गुप्ताज के बारे में पढ़ सकते हैं, श्रीगुप्त फाउंडर थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर माने जाते हैं, और इन्होंने टाइटल किसका लिया था, महाराजा धीराज का
टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इनकी जो बेटी थी, इनकी जो डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी किससे हुई थी ज़रा बताएंगे आप? जो प्रभावती गुप्ता थी उनकी शादी किससे हुई थी? जो वाकाटाका डायनेस्टी के एक रूलर थे, कौन थे, क्या नाम था उनका? मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इनसे एसोसिएटेड है चंद्रगुप्त सेकंड से। प्लस आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्रगुप्त हैं इनसे जो एसोसिएटेड है दैट इज़ प्रयाग प्रशस्ति, जिसको किसने कंपोज किया था? कंपोज किया था हरिसेन ने। और हरिसेन हम पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन सी जो पोस्ट है उसको होल्ड नहीं किया था, कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था हरिसेन ने। और प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी किससे? रुद्रसेन दी सेकंड से, ठीक है, रुद्रसेन दी सेकंड से शादी हुई थी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक्स इज और आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। सही है सभी लोगों का? ओके सॉरी अर्थम, प्रभावती गुप्ता नहीं होता, प्रभावती गुप्त होता है। ओके ठीक है, ठीक है। हरिसेन ने जो है नगर श्रेष्ठी की पोस्ट को होल्ड नहीं किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, नगर श्रेष्ठी। बाकी संधि विग्राहिका, महादंड नायिका और कुमार अमर्त्य, कुमार अमर्त्य मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ठीक है, तो नगर श्रेष्ठी होल्ड नहीं करी थी, ये ध्यान रखना है, ठीक। बाकी यहाँ पर आप आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन को रिकॉल कर सकते हैं, जो किसने कंपोज किया था? रवि कृति ने, पुलाकेशिन दी सेकंड, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, ये हो गया आपका फोकस विच इज़ कॉल्ड एज हाइपोसेंटर, जहाँ से आपकी अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, चारों डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करती हैं। और ये जो पॉइंट जस्ट अबव दी फोकस या हाइपोसेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं भूकंप का एपिसेंटर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, सही है। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम दी अर्थक्वेक का फोकस। एक्चुअल में हमारी अर्थक्वेक वेव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो बोलते हैं बॉडी वेव्स और एक को सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स जो होती हैं they create stretching and squeezing because they are kind of they are your longitudinal waves, ठीक है, longitudinal नेचर की होती हैं। दैट मीन्स कि इनका जो वेव का जो पार्टिकल होता है, मीडियम का जो पार्टिकल होता है, दैट वाइब्रेट पैरेलली, ठीक है, दैट वाइब्रेट पैरेलली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। पी वेव जो होती हैं दे रिजेंबल साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की तरह होती हैं, जिस इनकी भी सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। ये स्पीड का ऑर्डर होता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। अर्थक्वेक ये मैंने बता दिया, एनर्जी रिलीज, अर्थक्वेक जो होता है रिलीज होता है नियर अ फॉल्ट लाइन, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी हुई है पहले से ही, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। और जिन लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा रहा है, मैं बता दूं कि कहाँ से ये सब, ये पीडीएफ अपलोडेड है आपकी परमार एसएससी टेलीग्राम पे, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल टियर 2 के लिए सब हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे। ऑलराइट, आगे बढ़ें, कमेंट करके आपको बताना है किसका शैडो जोन बड़ा होता है, पी वेव का कि एस वेव का, किसका शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र बड़ा होता है। तो शैडो जोन जो होता है एस वेव का वो 40% होता है, नियरली 40% होता है हमारी अर्थ सरफेस का, बिकॉज ये हमारा लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं कर सकता है। एंड वी ऑल नो कि जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो हमारा जो आउटर कोर होता है उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा होता है ना। और कोर किसका बना होता है? नीफे का, दैट इज़ निकल और आयरन का बना होता है, और उसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी मिलती है, जो आउटर कोर जो लिक्विड होता है उसकी वजह से, ठीक है। ये 104 डिग्री से लेकर पूरा 104 डिग्री तक आपको देखने को नहीं मिलता है एस वेव, दैट्स वाई इट हैज़ अ लार्जेस्ट शैडो जोन। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द पैनक्रियाज। मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय के निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? तो पैनक्रियाज का क्या रोल है? तो पैनक्रियाज अग्नाशय में पता है कि ये काइंड ऑफ ग्रीनिश टाइप होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1 है, सेक्रेशन ऑफ सर्फिकेंट्स टू ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये काम होता है बाइल जूस का। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वही लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यही बाइल जूस क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक एसिड को। हमें पता है कि जैसे ये स्टोमक है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा स्टोमक है, तो स्टोमक से जब खाना आता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले डुओडेनम में एंटर करेगा, डुओडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। तो जो डुओडेनम है
ठीक है, जो डुओडेनम है सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू था दैट वाज 1.6, मोर एसिडिक दैन द लेमन जूस। ठीक है, और कमेंट करके आपको बताना है कि जो ये हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस था, इससे इनर लाइनिंग ऑफ जो हमारी स्टमक होती हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, कौन सी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट होती हैं। क्लियर। तो क्योंकि हाईली एसिडिक होता है तो इसको बेसिक बनाने का काम भी बाइल जूस का ही होता है। तो मीडियम बेसिक बनाना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, मेन दो काम इसके यही होता है। स्टोरेज एंड रेगुलेटेड रिलीज ऑफ बाइल, ये काम होता है गॉल ब्लैडर का, जो पित्त की थैली होती है। आंसर होगा सेक्रेशन ऑफ लाइपेज, एमाइलेज एंड प्रोटीएज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर जो एमाइलेज होता है ये तो वहाँ पे भी होता है सलाइवा में, बिल्कुल सलाइवा में भी होता है और यहाँ पे भी होता ही है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसी सेलेवरी एमाइलेज से जो हमारा माल्टोस होता है, ठीक है, जो हमारा माल्टोस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो हमारा सीरियल्स यानी ग्रेन्स में देखने को मिलता है, वो एक्चुअल में सिंपल शुगर में ब्रेक होता है। एक तो सलाइवरी एमाइलेज से और जो पैनक्रियाज एमाइलेज भेज रहा है उससे। पैनक्रियाज अगर हम बात करें तो ये हमारे मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड ये एंजाइम्स भी रिलीज़ करते हैं। हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? हार्मोन रिलीज़ करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो डक्ट का यूज़ करके एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। तो इसी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। स्फिंक्टर मसल्स, लार्ज इंटेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 से 8 मीटर होती है, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन होता है, और इसमें इसकी जो इनर वॉल होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलता है जिनको विली बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। सीकम क्या होता है? सीकम पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलॉन लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर कोलॉन में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स बनी होती हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जिसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं उससे बनी होती हैं। क्लियर है? अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पूरा आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा रूट पता होना चाहिए कि जो हमारा माउथ होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा माउथ से, ठीक है, पर डाइजेशन स्टार्ट होता है जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, देन आपका ईसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक आता है, देन इसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, देन लार्ज इंटेस्टाइन आती है, देन रेक्टम आता है, देन एनस आता है। तो ये पूरा रूट होता है इस तरह से। इज दैट क्लियर? और जो कोलॉन होता है इट हेल्प्स इन दी जो वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कोलॉन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विली जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो माउथ के बाद ध्यान रखना है फेरिंग्स भी आता है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से हवा भी जाती है और खाना भी जाता है। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर। तो यहाँ पर मेन कैच ये था कि ये जो लिखा हुआ है AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, नहीं एशिया के बाहर से कोई मेंबर है ही नहीं AIB का। ठीक है, ये AIB नहीं है, ठीक है, AIIB है, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ना। AIB का मतलब कुछ और मत समझ लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रेगर्सवेल। तो यहाँ पर कैच ये था कि अगर कोई भी मेंबर होगा आउटसाइड एशिया तो अपने आप ही थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, मोनोसैकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जगदीप जी, पॉलीसैकेराइड मल्टीपल जिनमें कि डाईसैकेराइड होते हैं जिनमें 2 मोनोमर यूनिट होती हैं, पॉलीसैकेराइड 2 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम Which of the following statement regarding the Rager soil is or are correct? तो it is a light colored clay and fertile soil। तो Rager जो होता है वो आपका light colored नहीं होता है, ये आपका डार्क कलर्ड होता है, बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक सॉइल। वो लाइट कलर का तो होता नहीं, ब्लैक कलर का होता है। तो पहला गया तो ये वाला गया आपका। इट इज़ डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर कहीं आपकी ब्लैक सिलेने की काली मिट्टी डेवलप होती है आके। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये इसके लिए हम क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं कि ये आपकी क्लेई नेचर की होती है, वाटर होल्ड रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है, यानी कि सेमी परमिएबल इम्परमिएबल नेचर की होती है ये जो रेगर सॉइल होती है। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि जब ड्राई होती है तो क्रैक्स डेवलप कर लेती है, जब मॉइस्ट होती है तो स्टिकी हो जाती है। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। ख़त्म। ठीक है,
जो हाँ ब्लैक सॉयल है ये आपकी वर्टिसॉल होती है। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप करो। वर्टिसॉल अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो, ठीक है, वर्टिसॉल। अब आगे आते हैं, ये परिमल ये सारी चीज़ें हमने बता दी। और इंडियन सॉयल में हमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उतना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ह्यूमस होता है वो भी लैग करता है, ह्यूमस भी नहीं होता है हमारी इंडियन सॉइल्स में। सॉइल के होराइजन क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमारा होता है सी होराइजन, देन बी होराइजन, देन ए होराइजन। सी में होता है अनवेदर्ड रॉक, मतलब पेरेंट रॉक होता है जिससे कि हमारी सॉइल बनती है। सॉइल का जो कलर होता है वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है, उसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड करती है टाइम पे। पेरेंट रॉक, टाइम, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिलीफ, ये सारे फीचर्स जो होते हैं सॉयल की डेवलपमेंट में एक फैक्टर होते हैं। यहाँ पर है आपकी पेरेंट रॉक, यहाँ पे सेमी वेदर्ड रॉक, ये है टॉप सॉयल। इसके ऊपर भी आपको अगर ह्यूमस विच इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड वो अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको ओ लेयर बोल देते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। रेड सॉइल की सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, रफली 40% है इंडिया में, ठीक है। और ये पुअर होती है नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में, वहीं रिच होती है पोटैश में। पोटैश में रिच होती है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं वैसे ही हमारी ब्लैक सॉइल भी पुअर होती है फॉस्फोरस में। लैटेराइट सॉइल जिसको ब्रिक सॉइल के नाम से जानते हैं, ब्रिक सॉइल भी बोली जाती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग का मतलब निच्छालन की जो प्रक्रिया होती है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, एक्सटेंसिव रेनफॉल, तो उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे सिलिका वगैरह ये वॉश अवे हो जाते हैं या धुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो लैटेराइट सॉइल होती है उसमें जो लीचिंग की वजह से इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लैटेराइट को रेड लैटेराइट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड लैटेराइट भी बोलते हैं। रेड सॉइल में अगर पानी पड़ जाता तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और रेड रेड क्यों होती है? आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और यहाँ पर एसोसिएटेड स्टेट दिया हुआ दैया, कुरुआ, ब्रिंगा, पेंडा। आप देखा मत करो सबसे पहले, मतलब क्वेश्चन मत देखा करो, ठीक है। बाकी सब कुछ देख सकते हो, देखने में कोई मनाही नहीं है, देखना अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बेटा ऑप्शंस की, जो क्वेश्चन की, ठीक है। तो दहिया की अगर बात करेंगे तो दहिया की अगर बात करेंगे, आ गई। दहिया की अगर बात करेंगे तो ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कुरुआ की अगर बात करेंगे तो झारखंड में, ठीक है। झारखंड में किस तरह से याद किया था कि जब कोई चीज़ खंड खंड हो जाती है तो रोने लगते हैं छोटे बच्चे, और एक छोटा बच्चा रूम में भी आ चुका है मेरे ठीक है। ब्रिंगा की अगर बात करेंगे तो ब्रिंगा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। पोडू, पेंडा, ये सब कहाँ पे होते हैं? सॉरी, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में होता है, अमरेली, सॉरी। ब्रिंगा होता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ब्रिंगा उड़ीसा में, पोडू पेंडा आपका आंध्रा में, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि दैट इज़, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट होती है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, और अंडमान निकोबार, वहाँ पर किस नाम से जानते हैं इनको हम? वहाँ पर हम किस नाम से जानते हैं? दीपा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स, झूम नॉर्थ ईस्ट, ब्राज़ील रोका, ठीक है, ये सब इंटरनेशनली, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होता है ये हमारा किस तरह का होता है? इट इज़ प्रिमिटिव, क्या? हाँ, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ये, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, और इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जानते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता बिकॉज इट प्रमोट्स डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ब्राज़ील में इसको रोका, ब्राज़ील में रोका हो रहा है किसी का। श्रीलंका के लोग छेना बहुत खाते हैं। इंडोनेशिया में इंडो पाक के बीच में लड़ाई होती है तो लड़ांग। एम से मेक्सिको, एम से मिल्पा, और वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? तो बाकी ये इस तरह से ये हार्म कर सकता है स्लैश एंड बर्न, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इन इंडिया हु अपॉइंट्स दी एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? तो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो एडवोकेट जनरल इज़ लाइक अटॉर्नी जनरल, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसी की तरह हमारा एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जो अटॉर्नी जनरल होता है इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जो अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल,
अटॉर्नी जनरल जो होता है आर्टिकल नंबर 76, चारों क्लॉजेज हमें पता होने चाहिए आर्टिकल 76 के, है ना। क्लॉज 1, 2, 3, 4 आई थिंक लिखे भी होंगे बिकॉज मैंने पढ़ाए थे। हाँ, ये पहला क्लॉज है जो अपॉइंटमेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, यानी कि ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब जो एडवोकेट जनरल होता है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है किसी स्टेट का, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन की नीड होती है दैट इज़ ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज, ठीक है। और ये एक्चुअल में वो नहीं लिखे हुए हैं, क्लॉजेज नहीं है ये आपके, ठीक है। आर्टिकल 76(1) में आपका लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट, 2 में लिखा हुआ है इसका ड्यूटी, कि भाई इसका ड्यूटी क्या है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा लीगल मैटर्स में। तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि ये ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इसको कहीं पे भी मतलब सारे कोर्ट्स में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है तो रिप्रेजेंट कर सकता है। और चौथे में क्या लिखा हुआ है कि ये सर्व करता है टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और कमेंट करके आप बताइए कि क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर, मतलब जब इसका रिमूवल होता है तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है क्या। कहीं पे इसका फिक्स टेन्योर मेंशन नहीं है सच, 5 साल वगैरह। पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवाद और करंट में कौन है, R वेंकट रमनी है। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल क्या होता है 165, ऑलराइट। बिल्कुल, चिप्स चाहिए सर उसको। खेल रही है बैठे हुए। फ़ोटो भेजे तुम्हें टेलीग्राम पे। तो फ़ोटो अपलोड करते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर डिलीट कर देंगे। पोज दे रही है बैठ के। देखो अभी अपलोड किया है टेलीग्राम पे। चलो भाई, तो बैक टू स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखा तुम लोगों ने। यहीं पे बिल्कुल नीचे ही बैठी हुई है ऐसे, पेन वेन सब लेके। चेयर का पहिया भी दिख रहा होगा तुम्हें। दिखा। चलो, पेन ही पेन है। अब इसको यार छोड़ के आना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ ये वाला ख़त्म हो जाए फिर इसको छोड़ आते हैं नीचे ना। तो चेहरे से ही करना लग रही। चलो भाई। चलो भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। पता है क्या बोल रही है, वेयर आर यू, वेयर आर यू। ये बोल रही है वेयर आर यू, वेयर आर यू। पता नहीं क्या, कुछ गाने देखते थे, वेयर आर यू करके कुछ पता नहीं देखती रहती है, वही कुछ गा रही है। हेलो हेलो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। Which of the following is or are one of the UN SDGs? तो इसमें से कौन सा यूएन का एसडीजी है देखते हैं, ठीक है। तो जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, ठीक है। तो जो हमारे यूएन एसडीजीज हैं कितने हैं, टोटल 17 हैं, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि इस एसडीजी में कौन सा, बिकॉज क्वेश्चन पूछ लेता है ये कब इम्प्लीमेंट हुए थे। दे वर इम्प्लीमेंटेड इन दी 1 जनवरी 2016। और कब तक का टारगेट है इनको अचीव करने का, 2030 तक का टारगेट है इनको अचीव करने का, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे रखते हैं, इनको हम याद करते हैं ऐसे करके, फ्यूज ज्यूस, ठीक है। इस तरह से याद करते हैं इसको, फ्यूज, ठीक है। ज्यूस, एस दवाई खाकर, एस
दवाई खाकर रिस्क, ठीक है, रिस्क को कम करते हैं, ठीक है। तो रिस्क दवाई, द डी डब्ल्यू और आई, दवाई रिस्क कम करते हैं। तो पी से पोवर्टी हो जाएगा, ज़ीरो पोवर्टी, एच से हंगर हो जाएगा, एच से हेल्थ हो जाएगा, ई से एजुकेशन हो जाएगा, डब्ल्यू से जेंडर इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो वेमेन आती हैं, ठीक है। ए से सैनिटेशन हो जाएगा, ए से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो जाएगा, डी डब्ल्यू से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, डबल आई से इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, आर आई से रिड्यूस्ड इनक्वालिटी हो जाएगा, एस सी से हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ हो जाएगा, एंड ट्वेल्थ रिड्यूस्ड कंजम्पशन प्रोडक्शन, ठीक है। 13th क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इसको भी हम लोग याद करते हैं कि 2 कपूर लिए, ठीक है, 2 लहसुन लिए, ठीक है। 2 कपूर मतलब सी से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सी से क्लाइमेट एक्शन, एल से लाइफ बिलो वाटर, एल से लाइफ ऑन लैंड, और 2 प्याज ले लिए, पीस जस्टिस, और पी से पार्टनरशिप। 2 कपूर, 2 लहसुन, 2 प्याज, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम दी which crops are benefited from the temperate cyclone arising from the Mediterranean Sea that cause rainfall in Punjab। तो पंजाब में जो रेनफॉल होती है मेडिटेरेनियन सी से जो आती है वो किस क्रॉप को बेनिफिट करती है? राबी क्रॉप को। अभी हमें पता है कि जो मेडिटेरेनियन सी से आता है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनको जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं जो अपर ट्रोपोस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर मतलब रफली, अब मान के चलो रफली 11 किलोमीटर्स के अराउंड जो आपकी ब्लो हो रही होती है, बिकॉज हमें पता है कि जो ट्रोपोस्फियर होती है उसकी टोटल जो हाइट होती है, एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर, है ना। पोल इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है और पोल्स पे 8 किलोमीटर, तो रफली 11 से लेकर 13 किलोमीटर के बीच में ये हमारी जेट स्ट्रीम्स ब्लो होती हैं अपर ट्रोपोस्फियर में। हाई स्पीड विंड्स होती हैं और ये लेके आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को, जिनको कि हम मावट के नाम से जानते हैं लोकली, ठीक है। साइक्लोन के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंसेस और कितने डिफरेंट नेम से हम इनको जानते हैं। जैसे कि विली विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं, टाइफून के नाम से साउथ चाइना सी में जानते हैं, हरिकेन के नाम से अटलांटिक ओशन में जानते हैं। तो ये डिफरेंट इसके नेम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नाम होते हैं और इसको हम महावट के नाम से, फिर महावत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपकी लिखी हुई राबी क्रॉप जैसे वीट, मस्टर्ड, लिनसीड, रेप सीड हो गया। जैद में आ जाएंगे आपकी फॉडर क्रॉप्स, है ना, चारा वाली। वेजिटेबल्स मोस्टली जैद में आती हैं। कैश क्रॉप्स तो खैर वो अलग हो जाएगा, कोई क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। खरीफ में हमारी कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट, राइस, ये सब आते हैं, ठीक है। अगला एंड दैट इज़ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज शोन बाय द लोकटक लेक। तो डेंडेटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल या फिर ट्रेलिस। तो लोकटक लेक की अगर बात करेंगे तो ये हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। डेंडेटिक की अगर बात करेंगे तो ये इट रिजेंबल्स लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री। रेडियल क्या होता है? जहाँ पर एक सेंट्रल डोम या पीक से मल्टीपल आपकी रिवर्स निकलती हैं उसको रेडियल बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है अमरकंटक प्लेटो जहाँ से नर्मदा और सोन निकलती है। नर्मदा इज़ दी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच फ्लोज इन दी रिफ्ट वैली। तो नर्मदा, तापी दोनों वेस्ट की ओर फ्लो होती हैं, दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। और इसके अलावा जो हमारी दामोदर रिवर है वो भी आपकी फ़्लो होती है रिफ्ट वैली में, ठीक है, वो भी रिफ्ट वैली में फ़्लो होती है। सेंट्रीपिटल लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन दी मणिपुर और यहाँ पर है आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, राइट। ट्रेलिस में क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं मेन रिवर को परपेंडिकुलरली दैट इज़ 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर लोकटक लेक से हम रिकॉल कर सकते हैं फुमडिस, जो कि क्या फ्लोटिंग बायोमास आइलैंड है। बिकॉज फ्लोटिंग लेक बोलते हैं तो फ्लोटिंग लेक क्यों है? बिकॉज फुमडिस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ग्रास लैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर नोन बाय द नेम ऑफ। तो जो साउथ अफ्रीका के जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको वेल्ड के नाम से जानते हैं। पंपास अर्जेंटीना, कैंपोज ब्राज़ील, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज एशिया, ठीक है, और पुश्ताज हंगरी। न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी के नाम से जानते हैं, पुश्ताज हंगरी, ठीक है। और हमारे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, तो ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल वो होते हैं जो आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। और टेम्परेट वो होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ नॉर्थ टेम्परेट एंड दिस इज़ साउथ टेम्परेट। इज दैट क्लियर? जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी ग्रासेस के लिए जाने जाते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंट ग्रासेस। टेम्परेट की जो ग्रास होती है वो न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। जैसे पंपास जो अर्जेंटीना में है वहाँ पर जो ग्रास ग्रो होती है दैट इज़ अल्फा ग्रास, ठीक है। जो प्रेरीज होते हैं उनको वीट ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं अगला स्टार्ट करूँ, ठीक है, इस डिस्टर्बेंस को मैं नीचे छोड़ के, ओ नो ओ नो, आ जाओगे, चलो नीचे चलो, आ जाओ नीचे चलते हैं। आओ
नो नहीं, यस आ जा, नीचे चलते हैं, आओ आओ जल्दी आओ, बहुत बहुत मारेंगे, आ जाओ इधर, चलो नीचे चलो, मार खाना तुम हैं, नीचे चल रहे कि नहीं हैं, आओ इधर, नीचे चलते हैं मम्मा के पास, ओ नो नहीं, आ जाओ, थप्पड़ मारो, आ जाओ आओ मम्मा के पास आओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अभी, कॉल 9 चाइल्ड को टॉर्चर मत करो। स्टार्ट करें अभी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 10th आई थिंक, यस 10th है, ठीक है स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, ग्रासलैंड याद कर लेना, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो अभी हम लोगों ने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर चुके हैं क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले। हु इज़ नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग, पीसी महालनोबिस, है ना, पूरा कुछ देख चुके हैं इसमें। आई थिंक बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, मैंने नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, है ना। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं ज़रा बताइए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने टाइप्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स कंटेन्स दी पर्सनल नेम ऑफ द किंग अशोक। तो पर्सनल नेम किस में लिखा हुआ है, तो हमारे जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं कौन कौन से, मस्की हो गया, गुज्जर हो गया। सर एस जी डी क्लास डिफरेंस पे नहीं चलेंगे विशाल जी, ठीक है। क्या व्हाट अ लग्जरियस रूम, मतलब कौन सा लग्जरियस रूम भाई, रूम कब देख लिया, अच्छा फ़ोटो कहाँ, ऐसा रूम में क्या देख लिया भाई, टाइल्स देख के ही रूम को जज कर लिया क्या। हम्म, खैर तो मस्की मस्की है, और आपका ठीक है, तो ध्यान रखना क्या, हम लोग के जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं दैट इज़ मस्की, गुज्जर, और क्वेश्चन ये था ना माइनर के, हाँ ठीक है माइनर के रिगार्डिंग था, तो किस में एक्चुअल में रियल नेम लिखा हुआ है, तो रियल नेम सिर्फ हमें माइनर वाले मिलते हैं, दैट इज़ देवनामी पियाद अशोक, मस्की, गुज्जर और जो निट्टूर है और ब्रह्मगिरी। तो मस्की, निट्टूर और जो ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में, वहीं अगर गुज्जर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हमें अशोक का नाम रियल नेम देवनामी पियादशी अशोक मिलता है। वहीं अगर आप मेजर रॉक एडिक्ट की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ पहला, चौथा और 13वां मैंने आपको याद करने को बोला था। पहले में एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया गया है, फोर्थ वाले में धम्म घोष को फॉलो करने की, मतलब बेरी घोष को हटाकर धम्म घोष को से रिप्लेस किया गया। बेरी घोष मीन्स कॉन्केस्ट थ्रू वॉर एंड धम्म घोष मीन्स कॉन्केस्ट थ्रू धर्म। जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 है इसमें कलिंग वॉर के बारे में मैंशनड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चरक संहिता भरत की जो नाट्य शास्त्र है, जिसमें कि हमें, जिसको हम फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हमें क्लासिकल डांसेस देखने को मिलते हैं। संगम लिटरेचर और अष्टध्यायी। तो सबसे पहले तो आपकी अष्टध्यायी जो पन्नी ने लिखी थी, ठीक है, वो होगी। देन उसके बाद संगम लिटरेचर आएगा। देन उसके बाद आपका चरक संहिता, ठीक है, जो चरक जी ने लिखी, जो कि फादर ऑफ, जिनको हम मेडिसिन कंसिडर करते हैं, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो माउंटेन्स हमारे तीन तरह के होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। ठीक है, तो जो फुजी है वो आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन है। आल्प्स भी फोल्ड हैं आपके। एंडीज, दीज आर दी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। और रॉकीज आपके कहाँ पर पड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर भी आपके एक फोल्ड माउंटेन पड़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से माउंटेन है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है? यहाँ पर आपके हैं यूराल माउंटेन्स। एक्चुअल में जो फोल्ड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यंग और ओल्ड। रॉकी जो है यहाँ पर ये यंग है, यहाँ पर आपके एपेलेशंस ये ओल्ड है, एपेलेशंस। इसी तरह यूराल माउंटेन रेंज है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है, ये आपका ओल्ड माउंटेन रेंज है। ऐसे ही इंडिया में यहाँ पर हिमालयन है, ये यंग फोल्ड है, यहाँ पे अरावलीज हैं, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक, अब जो हमारा ब्लॉक माउंटेन है, तो ब्लॉक माउंटेन इंडिया में आप एग्जांपल बताओ जरा, इंडिया में कौन से हैं? तो इंडिया में आपके विंध्य और सतपुरा हैं, जर्मनी में हर्स हैं, फ्रांस में वॉस्जियस माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री देख सकते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जो दूर दूर जाती हैं, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो पास पास आती हैं। ठीक है, जब पास पास आती हैं तो क्या होता है, जो ऑलरेडी क्रस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जो अंदर नीचे जो मैग्मा या लावा भरा होता है वो बाहर निकल के आता है। तो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्रीज होती है नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी तो जो हमारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। और जो नीचे गिरा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन, ग्रेबन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, अगला एंड दैट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा सही मैच्ड है? एपीकल्चर हनी, सेरीकल्चर सिल्क, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री और विटीकल्चर ग्रेप्स। तो उसमें से कौन सा सही मेंशन है? चारों ही सही मेंशन है। ठीक है, आप एक बार इसको देख सकते हो। बाकी ये सब वाइट और ग्रीन येलो सब आपको पता ही होगा किससे उससे रहे। आप खुद से बिना इसको देखे हुए आप खुद से रिकॉल करो। वाइट क्या है आपका, मिल्क, ग्रीन आपका फूड ग्रेन, येलो ऑयल सीड, ब्लू आपका फिशेस हो जाएगा, गोल्डन आपका हॉर्टिकल्चर और हनी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हनी दोनों, सिल्वर आपका एग हो जाएगा, रेड आपका मीट हो जाएगा और टमाटर हो जाएगा, पिंक आपका गुलाबी 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 एक तो झींगा यानी श्रिम्प हो गया और अनियन यानी प्याज हो गया, राउंड आपका आलू हो जाएगा, ग्रे आपका फर्टिलाइजर हो जाएगा, ब्लैक जो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी तो कल्चर वल्चर सब आपको पता हुआ है। ध्यान ये रखना है कि सिल्क वाला सिल्वी कल्चर नहीं होता है, सेरी कल्चर होता है। सिल्वी कल्चर फॉरेस्ट्री होता है। ठीक है, हाँ, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन पे बेस्ड था। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन। तो जब ड्रास्टिक होता है तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम कीवर्ड हो जाता है, ड्रास्टिक। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने इसको एलिमिनेट किया था। बाकी यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पढ़ा था कि भाई किस तरह से जो एक फ्लावर होता है विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है पूरा। एंड कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट सीड बनता है, कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है। ये आपको बताना है, सीड कौन सा पार्ट बनता है और फ्रूट कौन सा पार्ट बनता है। एंड आपको ये भी बताना है एंड दैट इज़ कि जो हमारा पपाया होता है ये किस तरह का होता है, मोनाइशियस होता है या फिर यूनिसेक्सुअल होता है। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होंगे सीड जो होता है, ये ओव्यूल जो होते हैं वो सीड बनते हैं, फ्रूट हमारा जो ओवरी होता है वो बनता है, और पपाया जो होता है ये आपका यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, बाईसेक्सुअल या फिर मोनाइशियस होते हैं, जैसे हमारा मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज़ हो गया, ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, वो सब बाईसेक्सुअल या फिर मोनाइशियस नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी उनमें तो मेल या फिर फीमेल पार्ट दिखेगा। मेल वाले को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, जिसमें कौन से क्या क्या आता है आपका, तीन चीज़ें आती हैं। एक तो आता है फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन्स। ये फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन्स। फीमेल पार्ट में क्या आता है, फीमेल को बोलते हैं हमारा, फीमेल होता है आपका पिस्टल। ठीक है, या फिर कॉर्पसल, पिस्टल या फिर कार्पसल, जिसमें आता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा स्टिकी पार्ट, ये स्टाइल है, एंड देन ये ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कि लैंड डोनेशन मूवमेंट है, 1953 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जयप्रकाश नारायण जो कि फाउंडर थे किस पार्टी के, कमेंट करके आप बताएंगे। जो पार्टी बनी थी आपकी 1934 में, 1934 में ये पार्टी बनी थी। तो 1953 में उन्होंने रिज़ाइन करके उस पार्टी से 1953 में जो भूदान आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि स्कैम हुआ है?
भाई मेरे लगने ना लगने से क्या हो जाएगा भाई, है काम हो रही, चीज़ें हो रही हैं, टीचर लेवल पे सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप हम लोग के बने हुए हैं सब टीचर के, वहाँ पर सब एक्टिविटी हो रही हैं, तुम ठीक है, आप उसको लेकर चिंता मत करो। 1934 की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण ये लोग, और शहजानंद सरस्वती ने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई थी, ठीक है। तो द सेकंड वाला तो सही हो जाएगा। तो विनोबा भावे ने इसको लॉन्च किया था, किसको, जो हमारा सर्वोदय समाज था, और इन्होंने ही भूदान आंदोलन को भी लॉन्च किया था, जो पोचमपल्ली गांव था तेलंगाना का, वहाँ से, ठीक। अगला है दैट इज एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वेर एज एन आयरन शिप फ्लोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि जो आयरन की नेल होती है ना, कील होती है, वो सिंक कर जाती, डूब जाती है, लेकिन जो शिप होता है वो फ्लोट करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज डेंसिटी होती है आयरन नेल की वो बड़ी होती है, वो भारी होती है, तो वो मतलब वो सिंक कर जाता है। वहीं जो शिप होता है उसकी एवरेज डेंसिटी लेस होती है, कम होती है, इसकी वजह से वो फ्लोट करता रहता है। यहाँ पर बॉयंसी का कॉन्सेप्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है जो कि किसी फ्लूइड में इमर्स्ड है, तो उसमें कितना उसमें बॉयंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन होता है, कौन डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना पार्ट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा है वहाँ से। जितना पार्ट डिस्प्लेस कर रखा है, जितना वेट डिस्प्लेस कर रखा है, उतना ही बॉयंट फोर्स, उतना ही उत्प्लावन बल जो है लगता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। Consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was Swatantra Party. Leader of opposition was recognized for the first time in 1969. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as it's the leader of opposition. देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ 10% की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एटलीस्ट 10% सीट आप निकालो, और 550 अगर मान के चले जो मैक्सिमम मेंबरशिप है लोकसभा की, तो उसका जो 10% निकल के आएगा वो 55 निकल के आएगा, ना कि 75। तो एक डेटा भी अगर हम ध्यान से देखें, और डेटा और फैक्ट और ये जो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं जनरली गलत होते हैं, नॉट ऑलवेज बट जनरली, ठीक है। खासकर जो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं तो वो तो जनरली गलत होते ही जाता है। तो 3 को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 2 ओनली के साथ आप सिर्फ बचेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, चाहे लीडर ऑफ हाउस हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट मेंशन नहीं है। ये सिर्फ जो हमारे रूल्स ऑफ द हाउस होते हैं उसमें मेंशन है, ठीक। बाकी फर्स्ट जो हमारा कैबिनेट बना था उसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर, जो कि एकमात्र महिला थी, एकमात्र हमारी पूरे कैबिनेट में विमेन थी, राजकुमारी अमृत कौर। फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम चेट्टी थे। अगला है, बाकी जॉइंट सिटिंग कहाँ से बोरो किया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया? एक तो सिटिंग यानी जॉइंट सिटिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। Which of the following is a narrow belt parallel to the Shivalik foothills where streams and rivers coming from the mountain deposit heavy materials of rock and boulders? तो हमें पता है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वहाँ से सबसे पहले बड़े बड़े जो हमारी स्ट्रीम्स ऑफ रिवर निकलती हैं, क्योंकि अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं। यूथफुल स्टेज हमें पता है कि रिवर होती है, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो यूथफुल स्टेज होती है, एक मेच्योर स्टेज होती है, और एक ओल्ड स्टेज होती है। तो यूथफुल स्टेज में उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो तोड़ते फोड़ते हुए इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करती है। पहला बेल्ट जो होता है भाबर, जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स यानी पत्थर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ जो रिवर होती हैं वो खो जाती हैं, दे डिसअपियर, ठीक है। तराई की अगर बात करेंगे तो मार्शी और स्वैम्पी एरिया है, ठीक है। दलदली क्षेत्र है ये, मार्शी और स्वैम्पी एरिया है तराई जो क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको लश ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलता है, एंड इट इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, जो तराई है। भांगर और ये धखादर क्या है? तो ये जो होते हैं हमारे क्या है, ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं। ये क्या है? एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, खादर और भांगर। खादर हमारी नई जलोढ़ होती है, दैट इज़ न्यू एलुवियम होती है, ठीक है, और भांगर हमारी पुरानी जलोढ़ होती है, दैट इज़ ये ओल्ड एलुवियम होती है। भाबर एक नैरो बेल्ट होता है 16 किलोमीटर का, वहीं तराई जो होता है एक वाइड बेल्ट होता है 10 से 20 किलोमीटर का। रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर्स, 2 मीटर के बियॉन्ड रमेश नहीं देख पा रहे हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। तो रमेश का जो डिफेक्ट है कैसे सही किया जा सकता है? तो रमेश को दूर का नहीं दिख रहा है, रमेश को मायोपिया है। मायोपिया को सही करने के लिए, मायोपिया का मतलब उनका जो लेंस है उसका जो पावर है वो वीक हो चुका है, ठीक है।
तो उसको वो स्ट्रांग हो चुका है, मतलब लेंस ऐसा था तो अभी लेंस ऐसा हो चुका है, यानी कि उसकी पावर बढ़ चुकी है, यानी कि वो जल्दी ही क्या किए दे रहा है, जो हमारी रेज आ रही उनको कॉन्वर्ज किए दे रहा है रेटिना से पहले ही। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है मायोपिया के केस में। हाइपरमेट्रोपिया के केस में यहाँ पर इमेज बनती है रेटिना के बियॉन्ड। तो इसको अगर हमें सही करना होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस होता है, हमारा जो आँख का लेंस होता है क्रिस्टलिन लेंस, तो जिसको कि सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। कमेंट करके आप बताएंगे जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये स्मूथ मसल होंगी या फिर आपकी स्केलेटल मसल होंगी। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पर इसके सामने हमें कॉनकेव एक लेंस लगा देना होता है, और कॉनकेव जो होता है वो नेगेटिव फोकल लेंथ होता है उसका। तो नेगेटिव 0.5 डायमीटर का यूज़ करेंगे, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ 0.5। अब प्लस का होगा माइनस का होगा वो डिपेंड करेगा। मायोपिया है तो आप कॉनकेव यूज़ करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया मतलब रेटिना के बियॉन्ड इमेज बन रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। उस केस में पॉजिटिव उसकी फोकल लेंथ, पॉजिटिव पावर होगी, फोकल लेंथ ही पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी। प्रेस बायोपिया जो होता है, प्रेस बायोपिया के केस में हमें बाई फोकल लेंथ का यूज़ करना पड़ता है प्रेस बायोपिया में, जो कुछ इस तरह का होता है। प्रेस बायोपिया में ऊपर वाला पार्ट होता है आपका दूर का देखने के लिए, यानी कॉनकेव होता है, और पास वाला कॉन्वेक्स होता है। नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है, ऊपर वाला कॉनकेव होता है। प्रेस बायोपिया जो है बाई फोकल लेंथ से सही होता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंट में। डोनेशन में यही यूज़ किया जाता है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में। पीपल जो है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू दी आई को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट एंटर करेगी आँख में, कितनी नहीं करेगी। और इस पीपल को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का, ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है पीपल को। आइरिस ही जो है आँख के कलर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और लेंस के बारे में मैंने बता दिया, लेंस में अगर कुछ धुंधली छा जाती है तो उसी को कैटरेक्ट बोलते हैं। और अगर ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जो कि सिग्नल भेजती हैं फ्रॉम हमारी आइज टू ब्रेन, वो डैमेज होती हैं हमारे अगर आई का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कि हम ग्लोकोमा के नाम से जानते हैं। इसी तरह ट्रैकोमा भी बीमारी होती है, जिसको रिसेंटली ईरान ने अभी ख़त्म किया इस बीमारी को। तो ट्रैकोमा जो है बैक्टीरियल बीमारी होती है, ग्लोकोमा यूजुअली हेरिडिटरी नेचर की होती है, ठीक है। बाकी तो आई के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कॉन्वेक्स लेंस आके तो सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct about the electrical resistance and resistivity of a wire? Both quantities depend on the area of cross section of wire। बिल्कुल नहीं। जो रेजिस्टिविटी होती है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, SSC JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो फिर दिक्कत क्या तुषार, करते रहो प्रिपरेशन। तो दोनों डिपेंड नहीं करते हैं एक्चुअल में। जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हम ये कांस्टेंट ये मतलब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जिसको हम रो के नाम से लिखते हैं, ठीक है। रो इज़ द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की होती है ओम। और ओम्स लॉ किस ईयर में दिया गया था, आप कमेंट करके ही जल्दी से बताएंगे। विच इज़ V इज इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, बट जो रेजिस्टिविटी होता है जिसका साइन ओम मीटर होता है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि बाकी चीज़ों पे, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दामिनी जी, जो रो होता है दैट इज़ ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है, नॉट रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टेंस होता है उसका होता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस, या फिर उसी को हम बोलते हैं मो, ठीक है। अच्छा, रो की आप बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। रो, मुझे लगा मो आप यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बता रहे हैं। रो बोलते हैं इसको, ठीक है। यूनिट इसका ओम मीटर होता है। मो इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और इसको हम ओम इनवर्स के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है, ओम इनवर्स, ऑलराइट। और ओम्स लॉ किस ईयर में दिया गया था, इट वाज गिवन इन द ईयर 1827, 1827 में दिया गया था, ठीक है, 1827। 1820 में आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी, जैसे नाइक्रोम जो होता है ये एलॉय होता है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, इतनी है। वहीं अगर हम बात कर लें क्रोमियम की, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है कि ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी कम है। नाइक्रोम की ज़्यादा है रेजिस्टिविटी, यानी कि एलॉय जो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा रेजिस्टिविटी कर देता है वो। ये कितना है, ये अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में 10⁻⁻⁴ है।
और इसको अगर हम देखें जो क्रोमियम लिखा हुआ है, क्रोमियम, ओके ठीक है, क्रोमियम तो ये 12 पॉइंट मुझे लगा ऊपर वाला, ठीक है, तो 12.9 इंटू 10⁻⁸, तो ये कम है। तो एलॉय में, एलॉय बनाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, चाहे आप किसी का भी बनाएंगे। कमेंट करके बताएंगे जो सोल्डर होता है ये किसका एलॉय होता है। इट इज़ एन एलॉय ऑफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। The southern parts of Peninsula Plateau is formed by the Nilgiri Hills where the eastern and western Ghat meet. Yes, ठीक है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू होता है हमें पता है कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसका वेस्टर्न एज है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एज है ईस्टर्न घाट, दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स को अनामलाई हिल से कौन कनेक्ट करता है? नीलगिरी हिल्स में सबसे सेकेंड हाईएस्ट मोस्ट पीक है दौड़ा बेटा इन तमिलनाडु, जहाँ पे ऊटी हिल स्टेशन है। अनामलाई हिल्स पे आपका अनाईमुडी लोकेटेड है विद हाइट ऑफ 2695 मीटर, सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। अनाईमलाई को नीलगिरी से जोड़ता है आपका पाल घाट, ठीक है, पाल घाट। थार घाट अलग, थाल घाट अलग है, भोर घाट अलग है। भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, थाल घाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी आपको सारे हिल्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे सदर्न मोस्ट हिल होती है वेस्टर्न घाट में कार्डमम हिल, और ईस्टर्न घाट की सारी हिल्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर। ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट ध्यान रखिएगा 600 मीटर है। वहीं जो वेस्टर्न घाट है उनकी एवरेज हाइट 1200 मीटर है, यानी कि दे आर हायर, वेस्टर्न घाट आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर कॉन्टिन्यूस और नॉट? नो, दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर। तभी इनको क्रॉस करने के लिए हमें पासिस की जरूरत पड़ती है। ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं और उसको डिसकॉन्टिन्यूस बना रही हैं। ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो हो रही हैं? बिकॉज जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, उसका झुकाव ईस्ट की तरफ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर नदियाँ वहीं पे आ रही हैं, ठीक है। नल्ला वेणु, इस तरह से हमने याद किया था, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो इसने 5 सिर पाल लिए, इस तरह से हमने पूरा ऑर्डर उसका याद किया था ईस्टर्न घाट की जो पीक्स थी। हम पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, हमें पता है नीचे क्या है, नीचे सतपुरा है, ऐसे सतपुरा ऐसे साउथ। अभी CHSL मेंस में ये ट्रिक काम आ गई थी, ठीक है, पूछा गया था इस तरह से ऑर्डर साउथ से नॉर्थ में लगाने में, ठीक है, CHSL मेंस में। विंध्य है और ये सतपुरा, तो इसके ऊपर नर्मदा का जो पार्ट है ऊपर, वो उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे हमारे हिंदी में केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं, छोटे छोटे हमारे प्लेट्यूज आ जाते हैं, जैसे कि मेवाड़ प्लेट्यू, ऑर्डर पता होना चाहिए तुम्हें वेस्ट से ईस्ट, मेवाड़, मारवाड़, बुंदेलखंड, बखेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको रूट स्टेट के नाम से जानते हो। नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 104। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट होते हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, जैसे कि 101 किसका होता है, 103 किसका होता है, 104 तो देख ही ले रदरफोर्डियम, 106 किसका होता है, एंड 106 तो उतना इंपॉर्टेंट, हाँ 106 किसका होता है, और 113 किसका होता है, ये किसका होता है? जल्दी से आप बताइए। सर उसमें चलो पहले ये कर लो, ठीक है। तो 101 की अगर बात करेंगे तो ये मेंडेलिवियम का होता है। चल क्यों नहीं रहा भैया, मेंडेलिवियम, देन आपका, ठीक है अभी चला, ठीक है, मेंडेलिवियम होता है, ये तो आपका वो हो जाएगा लॉरेंशियम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये आपका सी बॉर्जियम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी बॉर्जियम हो जाएगा, सी बॉर्जियम। 113 की अगर बात करेंगे तो ये नायोनियम होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 107 लिखो, ये आपका बोरियम होता है, ठीक है, बोरियम। कमेंट करके आपको बताना है नेचुरली अकरिंग कितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, नेचुरली अकरिंग कितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी बताने की आवश्यकता होनी ना चाहिए कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इन्होंने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बोरियम, BORIUM, इन्होंने नील्स बोर हैं ये, इन्होंने ही बताया था कि एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, जिसका फॉर्मूला दिया था इन्होंने 2n² का, ठीक है, 2n² का फॉर्मूला दिया था। नेचुरली वैसे तो 118 एलिमेंट है, लेकिन नेचुरली अकरिंग 94 है। और फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा है पता है आपको? दिस इज़ योर टेक्नीशियम। ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर है टेक्नीशियम आपका, डी ब्लॉक में। ये कौन से ब्लॉक है? ये दोनों आपके S ब्लॉक हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? D ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? F ब्लॉक है। D ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं,
ठीक है। और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स ही हैं, मेटल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है और नॉन मेटल्स भी हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड हैं। आज से सब 13 हो गया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, मेटलॉइड। इसके यहाँ वाले सब क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं, यहाँ वाले सब मेटल हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ घुसता है? एस वाले ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो उसमें एस में घुसता है, डी वालों में डी में घुसता है, बी पी में पी में और एफ में एफ वाले में घुसता है। टेक्नीशियम की अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका विद एटॉमिक नंबर 43, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। बाकी यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल का भी मैंने लेक्चर लिया था, उसको मैंने इसी वजह से प्राइवेट नहीं किया था, बैच के लेक्चर था। हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके मेंस वाले स्टूडेंट से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कितना भी पढ़ा दूँ, पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, क्योंकि इस पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे बायो में सेल, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, ये ऐसे चैप्टर हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये एका बोरॉन क्या होता है, स्कैंडियम, सब वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हम क्वेश्चन अभी देख चुके हैं पीछे, वीट को एंड राबी क्रॉप्स को हेल्प करते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आया था। पहला फेज़ जो था वो आपका मिड 1960s के टाइम पे था, 1960 से लेके 70, और सेकंड फेज़ 1970 से 80। तो इसका मेन जो टारगेट था दैट वाज कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, हरिओम, इसको रिगार्डिंग आपका प्राइवेट बैच में, यार क्या यहाँ पर कमेंट कर रहे हो, प्राइवेट बैच में बताया तो है वहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड, ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड है, हरिओम जी आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ कमेंट मत करें बार बार। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट फेज़ में, तो हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड होती हैं, HYV सीड्स, ठीक है, उनका यूज़ किया गया था। कहाँ से लाई गई थी? सबसे पहले मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इनको यूज़ किया गया था। हम पहले हमारा जो PL 480 स्कीम, पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत हम इंपोर्ट करते थे वीट को फ्रॉम USA। देन हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड को लाए, ठीक है। वीट और पैडी का हमने फोकस किया। पैडी की जो वैरायटी लेके आए थे वो हम लेके आए थे IR8, इंटरनेशनल राइस 8, ये जो वैरायटी थी फिलीपींस से आई थी, ठीक है। एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत थी, मतलब कुछ रीजन्स में तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिल रहे थे, और कई जगह तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किसी जगह का किसान, जैसे आप देखो पंजाब हरियाणा का बहुत अमीर है और ईस्टर्न यूपी बिहार का उतना रिच नहीं है। सबसिस्टेंस फार्मिंग डिक्लाइन होने लगी, कमर्शियल फार्मिंग बढ़ने लगी इन एरियाज़ में, ठीक है। सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ने लगी और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाने लगा। देन हमने सेकेंड वाले फेज़ में ये टारगेट रखा कि हमें जो फर्स्ट फेज़ में हमने गलतियाँ की हैं वो नहीं करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, ये मेन टारगेट था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था सेकेंड फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का? पटना में था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? ओवरऑल हम इंटरनेशनली नॉर्मन बोरलॉ को बोलते हैं, इंडिया में MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है टर्म किसने दिया था? विलियम गॉड ने टर्म दिया था, विलियम गॉड ने ये टर्म दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ये देख लेना, क्योंकि एल्कलाइन जो सॉइल होती है उसको ट्रीट करने के लिए जिप्सम यूज़ करते हैं, और अगर एसिडिक सॉइल होती है तो उसको हम लाइम से ट्रीट करते हैं, ठीक ठीक है। और ये जब लॉन्च हुआ था तो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था इंडिया में, बताएंगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड? तो साउथ सेंट्रल का कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। एक बार आप नज़र मार लीजिएगा कि किसका कहाँ पर है, ठीक है। और इस टाइम पे आपका थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो कि फेल हो गया था। एक तो चाइना के साथ वॉर चल रहा था 1962 में, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, और फेमाइन आ गया था, अकाल आ गया था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया था। इसमें हमने टारगेट रखा था 5.6% का, बट अचीव कर पाए थे सिर्फ और सिर्फ 2.4%। एंड द लेक्चर एंड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर, एंड मिलते हैं। सर वीट रेवोल्यूशन स्टैम्प, यस अनुष्का सिंह बिल्कुल सही है। वीट रेवोल्यूशन का के नाम पे स्टैम्प इंदिरा गांधी जी ने 1968 में रिलीज़ किया था, बहुत सही है, ठीक है। तो स्टैम्प रिलीज़ किया गया था इंदिरा जी के द्वारा वीट रेवोल्यूशन पे।
मिल्क इज़ हीट्रोजेनस अनफोल्ड अ बिट। एक्चुअल में मिल्क एक कोलाइड होता है, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और कोलाइडल्स को, जो कोलाइड मिक्सचर्स होते हैं, कोलाइड्स को वी ट्रीट देम एज हीट्रोजेनस मिक्सचर। दो दो वी कैन नॉट सी देयर पार्टिकल्स थ्रू आर नेकेड आइज, दो दे अपीयर टू बी होमोजेनस, वो लगते हैं होमोजेनस लेकिन होते हीट्रोजेनस हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोलाइड्स आर हीट्रोजेनस। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इज कूपन कैंसल्ड? यस, आई थिंक इट इज़। सर मुझे अपने गांव ले चलो प्लीज़। क्यों भाई, गांव में क्या करोगे? अविनाश पांडे सर एसीआई हो नहीं हुआ, बहुत बुरा फील हो रहा है। कोई नहीं अविनाश, ग्रुप पे मैंने मैसेज डाला था खुफिया विभाग वाले में, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए, थैंक यू धन्यवाद सभी को फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू। मेंस के लिए कुछ और करो सर जी प्लीज़। क्या कर दें भाई, हैं क्या कर दें मेंस के लिए, बताओ, तुम बताओ। बाकी जो हो रखा है वही करना है अपने, ऐसा कुछ नया है ही नहीं। अब अगर वो सीजीएल मेंस का लेवल कुछ उठाए तो हम कुछ पढ़ाएं एक्स्ट्रा, वही पूछना है उससे। और रद्दा रद्दड़ लेवल का ही पूछ लेता है कभी कभी, जैसे CHSL मेंस में वो रद्दड़ पूछ लिया, जिसमें हम क्या नया ऐसा पढ़ाते हैं। जूम इन करो, कहाँ पर क्लिक करके जूम इन होता है? यहाँ पर जूम, 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 जूम। ये हटता किससे? ये जो ये आ रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे करके ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये सब हटता कहाँ से है? बस इसमें से यही आना चाहिए, ये वाला बार आना चाहिए। कहाँ से हटेगा ये, क्यों भाई? 3 डॉट्स पे क्लिक करने से ये इस तरह का आ रहा है, प्लस कर देंगे थोड़ा और जूम हो जाएगा। ये हटता कहाँ से, मैं पूछ रहा हूँ ये। नाश्ता कब से देंगे? नाश्ता चाहिए क्या? राइट कॉर्नर साइड एरो यहाँ से आएगा क्या? लेकिन वो चला गया ना, मार्कर चला गया उससे। अभी मार्कर चला जाता है उससे। मार्कर कहाँ से आएगा बताओ जल्दी से। मार्कर नहीं है, जूम भी नहीं हो रहा है, कहाँ से आएगा? सभी तो चला गया, क्यों? इस पे क्लिक करने से तो मार्कर जा रहा है ना। F11 की है, ओके। कमांड F11 करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है यार। कंट्रोल F11 करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। F11 से कुछ नहीं हो रहा है। F11 की से, एक सेकेंड, ओके। F11 भाई, वॉइस घट रही है इसमें तो, कुछ हो तो ना रहा है। क्या हो गया ये? टो टो टो। चलो भाई, थैंक यू सभी को, कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू।